Good morning, students. Today I am here with subject history of standard 10, chapter 3, nationalism in India. Yes, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में के बारे में पढ़े थे, उसका कुछ लिमिटेशन देखे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हर समाज के हर वर्ग ने अपने अपने तरीके से भाग लिया। अब जैसे हम लोगों ने देखा शहर में स्टूडेंट्स, टीचर्स जो थे स्कूल कॉलेज छोड़े। फिर हम लोग अवध के किसानों के बारे में पढ़ा, जिसमें उनके लिए नॉन कोऑपरेशन या स्वराज का मतलब था जो भाई उनको जो रेंट में जमींदार लोग से अपनी ज़मीन हो उनका रेंट में रिलैक्सेशन मिले, उनके लिए मीनिंग था। फिर हम लोगों ने जो ट्राइबल पीपुल्स है जिसमें हम लोग रामल्लू, अलीरू, सीतारमन, राजू के बारे में पढ़े। अडम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में वो एक मिलिटेंट जो गुरिल्ला वॉर के थ्रू अपने वो स्वराज अचीव करना चाहते थे। वो देखिए थे महात्मा गांधी के से सहमत थे, लेकिन महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस था उसको एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते थे। वो गांधी के जो द्वारा बनाए गए खादी लीकर को छोड़ना, यानी वाइन पीना, ये सब जो है इसको त्याग करना, मलबाई वाइन को त्याग करना, ये सब चीज़ को मानते थे, है ना। उनके जो मतलब ट्रुथ को मानते थे, लेकिन नॉन वायलेंस में उनका ये नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने प्लांटेशन में देखे जो 1859 इमिग्रेंट एक्ट के अनुसार किसी भी प्लांटेशन वर्कर को बिना परमिशन के बाहर नहीं जाया जा सकता है, और शायद ये परमिशन उन्हें कभी मिलता भी नहीं था, ठीक ना। तो ये चीज़ सब था। अब हम लोग लेकिन हम लोग देखे फिर इसी दौरान 1920 फरवरी में चौली चौरा गोरखपुर में जगह है जहाँ पे लोग जो है सो मतलब वायलेंटिक हो गए। मतलब गांधी जी पहले बार बार बताए तो उनका गांधी जी का कहना था कि हमारा जो भी मूवमेंट होगा, है ना, वो पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन पे आधारित होगा, नॉन वायलेंस और ट्रूथ पे आधारित होगा। जो वट एवर आवर movements will be held, that will be according to non-violence and truth। लेकिन चौली चौरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस लाठीचार्ज कर दी, लोग उससे उग्र हो गए और थाने जो वहाँ पे जो थाना था उसमें लोग भीड़ जो है उस थाने पे आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। उसमें बहुत सारे पुलिस पर्सोनल मारे भी गए, लगभग 22 के आसपास, जो फिगर आपको बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये चौरी चौरा इसमें स्टेटमेंट में यहाँ पे देखिए नीचे में ये चौरी चौरा के इवेंट्स के बारे में दिखाया गया। इसको मतलब ऐसा हुआ। अब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी से मतलब ये हो करके जो भाई उनका जो है सो वायलेंटिक हो गया, वो उन्होंने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसको स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। अब आगे बात आती है जो यहाँ पे टॉपिक आता है मार्च 70। अब जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए तो पहले भी हम लोग देखा जो कांग्रेस 1920 सितंबर के कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस ने तो रिजोल्यूशन महात्मा गांधी की बात को मान लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करने का, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे भी लीडर थे जो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सहमत नहीं थे, है ना। क्योंकि वो उनका ये था जो मतलब जो है सो नॉन कोऑपरेशन हमें जो है सो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करके मतलब इलेक्शन लड़ करके अपनी हम जो लड़ेंगे इलेक्शन, हमारे जो मेंबर जीते जाएंगे काउंसिल में, वहाँ जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगी हमारी उस पर नज़र रहेगी और हम वहाँ पे अपने डिमांड का जोरदार ढंग से को रखेंगे। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गांधी जी, तब कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो उनका डिमांड करने लगे कि उन्हें जो है सो जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ना 1919 जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के द्वारा जो है सो मतलब प्रोविंशियल इलेक्शन की मान्यता सेटअप किया गया था। प्रोविंशियल एक्ट्स देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ है, जो पार्टिसिपेट इलेक्शन प्रोवाइड काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ये सेटअप किया गया था प्रोविंशियल इलेक्शन। तो कांग्रेस उसमें भाग लेना चाहती थी। उनका ये कहना था
जो मतलब हम इससे इलेक्शन में भाग लेकर के हमारे सदस्य जीतते हैं और जीतेंगे, तो उससे हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। अब इधर जो था, इधर पे इसमें CR दास है ना, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी स्वराज पार्टी का गठन भी किया, और उन्होंने मतलब इलेक्शन का पुरजोर समर्थन किया कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मतलब देश की स्थिति थी वह बहुत ही मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, तो 1926 याद रखिएगा, 1926 से लगभग जो है पूरे विश्व में इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो गया था, आर्थिक मंदी। अब इस आर्थिक मंदी के कारण लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी थी खत्म हो गई थी। यहाँ पे जो मतलब किसान थे, उनके जो फसल हुआ करते थे वह लगभग मतलब बिक नहीं रहा था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम 0 हो गया था। अब लेकिन इधर गवर्नमेंट रेवेन्यू पे कोई प्रकार का रिलैक्सेशन देना नहीं चाहती थी। ऐसे कंडीशन में जो है सो गांधी जी ने मतलब कुछ ऐसा चाहा जो हमें लोगों को सारा सहयोग मिले, हर वर्ग के लोगों को सहयोग मिले, और इसके लिए कुछ ऐसा वो ट्राई करना चाहिए। इसी बीच ये तो मतलब हम लोग की बात थी, क्या हो रहा था। अब इसी बीच जो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारत की जो स्थिति पे मतलब अपनी राय देने के लिए या उसमें कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे उसको सुधार किया जाएगा, इसके लिए उसने वहाँ पे उस समय टॉरी गवर्नमेंट बनी थी, है ना, टॉरी गवर्नमेंट। इसके लिए वहाँ पे एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का हेड बनाया गया सर जॉन साइमन को उस कमीशन का हेड बनाया गया और उनको भेजा गया तो आप इंडिया जाइए और वहाँ लोगों के प्रॉब्लम को, सर जॉन साइमन, लोगों के प्रॉब्लम को सुनिए और उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ तक में इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको आप रिपोर्ट कीजिए। लेकिन जब ये साइमन कमीशन जब भारत 1928 में आया तो लोग जो है पूरे भारत में सभी दल मिल करके उसका पुरजोर विरोध किया। तब वो लोग सर ये तो अच्छी बात थी, गवर्नमेंट यहाँ के प्रॉब्लम के बारे में सुनना चाहती थी इस वक्त में, लेकिन प्रॉब्लम ये था, लोगों का विरोध करने का मेन कारण था कि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी ब्रिटेन के रहने वाले लोग थे। अब ब्रिटेन के रहने वाले लोग थे, यहाँ ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, वहाँ जाएंगे और यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी से मिल करके हो सकता है वो भी कर सकते हैं। तो लोगों के सकता जो हो सकता है यहाँ की गवर्नमेंट उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके भेज दे, यानी यहाँ सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो यही चाहते थे भाई हमारे इस कमीशन में हमारे प्रॉब्लम के बारे में बातें हो रही है, तो हम क्यों न जो है इसमें हमारी सदस्य हो, इसके लिए लोगों ने विरोध किया। इसमें अमृतसर में ज़्यादा पुरजोर विरोध है, इसमें लाला लाजपत राय जो बहुत ही क्या कहते हैं उसको जो क्या कहते हैं रेडिकल या रिजिड लीडर्स थे, उनका विरोध किया। उन पुलिस के लाठीचार्ज उनको चोट भी पहुंची और उनकी मृत्यु भी हो गई। इस सब से लोगों में और आक्रोश आया। अब आता है ना, अब इसी बीच में क्या होता है, जो धीरे धीरे कांग्रेस के लीडर जो पहले के जो लीडर थे, लोगों में अब ये समझ में आ गया जो अंग्रेज जो है ये हमें किसी प्रकार का कोई पावर या कुछ दे करके परगलाता है, हमें पूरी तरह से लोगों में ये धीरे धीरे समझ आ गया कि अंग्रेज किसी का नहीं है। इससे मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, ये यहाँ से चले जाए, इससे हमें आज़ादी चाहिए, हमें गवर्नमेंट में हिस्सा या इलेक्शन में अधिक से अधिक पावर, ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधे आज़ादी चाहिए। तो कांग्रेस सेशन हुआ 1929 में, याद रखिएगा 1929 कांग्रेस का सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन 1929 में हुआ, 1929 में कांग्रेस सेशन हुआ, है ना, लाहौर। कहाँ हुआ? लाहौर। इसमें जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू इसके प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग किए, अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की। और इस मीटिंग में ये अनाउंस हुआ था जो कांग्रेस जो है अब पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंट से, बस उसका एक ही मांग है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हमें चाहिए।
क्योंकि जो मॉडरेट लीडर थे, लिबरल लीडर थे, उनका धीरे धीरे महत्व इम्पोर्टेंस कांग्रेस में कम हो रहा था। और चूंकि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग ऐसे यंग चैप लीडर थे जिनका मतलब वो रेडिकल थे, उनका मतलब इस रिजिड थे, यानी भाई हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना, ये गवर्नमेंट में हिस्सेदारी, इतना अधिकार आपको देगी, सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, ये उनका डिमांड। तो 1929 में लाहौर सेशन में याद रखिएगा ये डिसीजन हुआ जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जोरदार बनाने के लिए हर वर्ष 26 जनवरी उस कांग्रेस में सेशन में एक डिसीजन लिया गया। अब हम लोग 26 जनवरी से 1930 से ये शुरू हुआ, जो हर वर्ष हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन शुरू करेंगे इस दिन 26 जनवरी 1930 से। मतलब जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक हर वर्ष कांग्रेस जो है पूरे देश में 26 जनवरी 1930 से आगे 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस मनाना है। ये करने के लिए, अंग्रेज को ये बताने के लिए, जो वो हमें जो इंफीरियर समझते हो, तुम हमें इंफीरियर नहीं समझते, हम लोग सुपीरियर है, सुपीरियर थे, सुपीरियर हैं, रहेंगे, तुम हमें आज़ादी दो नहीं दो, तुम्हारे आज़ादी देने नहीं देने से हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, देखो हम तुम्हारे सामने इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन इसका भी रिस्पॉन्स लोगों पे जितना कांग्रेस के लीडर में होप था उतना नहीं हुआ। तब गांधी जी ने मतलब ये शुरू किया साल्ट मार्च, इसको सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नाम दिया गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या इसको दांडी मार्च भी नाम दिया गया, ठीक है ना। अब ये क्या था, तो गांधी जी है ना 31 जनवरी 1931 जनवरी 1931, हाँ सॉरी, ये जो साइमन कमीशन आया, यहाँ जो लोग ये किए प्रदर्शन, तो उस समय मतलब भारत का गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड इरविन था, तो उसने कांग्रेस को प्रपोज किया, मतलब एक प्रस्ताव दिया, जो हम लोग मिल बैठ करके मतलब भारत में किस तरह का नियम कानून होना चाहिए, किस तरह का, क्यों कंप्लीट इंडिपेंडेंस बना, क्योंकि मतलब ये इरविन देखा जो नहीं इसमें इन लोगों को अधिक पावर चाहिए, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, हम आपके इस बात को मानते हैं, इसके लिए आप लंदन चलिए और वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए, ठीक ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए, और वहाँ पे हम लोग ऐसे गवर्नमेंट की बात करेंगे जिसमें इंडियन डोमिनेंसी हो, मतलब अधिकतर भारतीय रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन हमारी संख्या कम, आपकी संख्या अधिक रहेगी क्योंकि आपका पॉपुलेशन अधिक है, और तो लेकिन उस पर जो उस समय के युवा वर्ग के नेता थे, उन्होंने बोला कि कुछ आपसे बात ही नहीं करना है, बात सिर्फ करना है कि हमें आज़ादी आप कब दो, बस इतना ही बात है। उसी के संदर्भ में इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया गया। अब गांधी जी जब इसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब जो भाई, तब गांधी जी सोचे जो भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने उनको एक चीज़ दी, इसके लिए उन्होंने 31 जनवरी 1931 को उसने लॉर्ड इरविन को लेटर भेजा, और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड 5, 10, 11 डिमांड किया, जिसमें 5-6 डिमांड ऐसे थे जो जनरल थे, और कुछ डिमांड पीजेंट का था, कुछ मतलब उसमें डिमांड में ऐसा डिमांड किया उन्होंने जिसमें सब लोग को लगे कि भाई हमारे लिए कांग्रेस काम कर रही है, ठीक ना, क्योंकि मेन गांधी जी का बार ये टारगेट रहता सब समाज के हर वर्ग इसमें जुड़ भी रहे थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेन होता है जितनी संख्या तो उस अनुपात में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता इसके लिए। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साल्ट को चुना। साल्ट उस समय क्या होती थी, गवर्नमेंट का मोनोपोली था साल्ट बनाने का। साल्ट कोई भी भारतीय, जैसे
यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गया था 1912 सबसे बोले देखे थे, इंडस्ट्री सेटअप हो गया था, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ आयरन इंडस्ट्री, ये सब जो भी भारतीय व्यापारी थे, कुछ सौदागर, इनके पास उस समय जो भी क्षमता थी उसके अनुसार उन्होंने सेटअप किया था। लेकिन साल्ट जो है वह सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती थी और उस पर टैक्स लेती थी। तो गांधी जी देखा जो साल्ट तो ऐसा चीज है, एक भीख मांग करके जो लाता है वो भी खाता है, और जो उस समय के लिए जो भी धनी आदमी है वो भी खाते हैं। तो उन्होंने लोगों को बताया कि देखिए अंग्रेज एक ऐसा मतलब चीज है जो एक नमक पे है ना, अब कोई आपको नमक देगा, किसी से नमक मांगने दीजिए, उसको बोले पैसा लो, बोले नहीं 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 नहीं, हमारे से पैसा क्यों, नमक का पैसा नहीं लेंगे। आप भले ही बोलिएगा भाई ठीक है नमक, तो आप उसको नमक दे आइए जा करके, नमक ले लेगा, नमक के बदले नमक ले लेगा, लेकिन पैसा नहीं लेगा। ये चीज होता है। अब कहीं भी भैया थोड़ा नमक दे दीजिए, वैसे दे देगा, पैसा नहीं लेगा, बोले नहीं चाहिए चाहिए। देखिए उस पे वो टैक्स लेता था। इस चीज का लोगों में बहुत ये हुआ, लोगों ने समझा नहीं भाई सही में अंग्रेज जो है सो किसी का नहीं है। क्योंकि बार बार देखो लोगों को, अगर मान लीजिए देखिए ये नाराज हो गए तो उनके विरुद्ध जो लोग हैं उनको उनकी बातें कर करके उनको अपने सपोर्ट में लेता था। ठीक है, ऐसी बातें थी। इस कंडीशन में गांधी जी ये शुरू किया, उन्होंने ये डिमांड किया 11 लॉर्ड इरविन लेटर भेजा और उसको 11 मार्च का डेट दिया, 11 मार्च का डेट दिया, इस तक हमारी डिमांड को आप मान जाइए, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। सभी ने अब नॉन कोऑपरेशन में था काम छोड़ देना, इसमें था जो काम नहीं छोड़ना है, आप जो काम कहेंगे उसका हम विनय पूर्वक उल्टा काम करेंगे। बोलेंगे स्टैंड अप तो बैठ जाएंगे, बोलेगा सिट डाउन तो स्टैंड अप हो जाएंगे, मतलब इस तरह का उल्टा काम करेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन गांधी जी की इस डिमांड को मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। गांधी जी तब है ना 12 मार्च 11 तक उसका डेडलाइन था, 12 या 13 मार्च, क्योंकि ये बताया जाता है 24 दिन तक उसकी यात्रा चली थी, है ना। अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद में उनका साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से वो दांडी, इसकी दूरी 240 माइल यानी 360 किलोमीटर पर डे, 10 माइल या 15 किलोमीटर चल करके 24 दिन में 24 डेज में वो अपनी यात्रा पूरी की। और 6 अप्रैल, देखो गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को ठीक 11 वर्ष बाद वह जो है सो दांडी पहुंचे और रास्ते में मतलब जब साबरमती से चले तब 24 दिन की यात्रा है, 24 दिन तक मतलब वो चले, है ना, दिन भर चलते। उनके साथ 78 जो उनके वॉलेंटियर थे साथ में थे और गांव में जहाँ भी जाते जिस होकर गांव में जाते उस गांव में रुकते, लोगों को समझाते स्वराज का मीनिंग क्या है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हर आदमी स्वराज का मीनिंग अलग अलग समझ रहा था, है ना। तो इस तरह वो 6 अप्रैल में वहाँ गए और उसके बाद से वहाँ पे समुद्र का पानी लिया, उस पानी को गर्म करके आग पे खोला करके और खुद नमक बनाया। इसके बाद तो समझो गांधी जी की इस सक्सेस पे, इस सफलता पे समझो देश में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगा जो लोग उसके बाद से रुके नहीं। जहाँ भी गवर्नमेंट का फैक्ट्री होता था, है ना, साल्ट बनाने का, वहाँ पे लोग साल्ट बनाने लगते थे, सिविल डिसोबीडियंस। फिर उसी प्रकार जैसे नॉन कोऑपरेशन में, इसमें यही अंतर था, नॉन कोऑपरेशन में काम छोड़ना था, इसमें काम भी छोड़ना है और काम करना भी है ना। छोड़ना क्या है, वो जो कहता है वो नहीं करना है, अपने मन का करना है।
इस तरह पूरे देश में फिर वही धरना प्रदर्शन ये सब होने लगे, ठीक है। और जगह जगह जो है मतलब ये होने लगे। नॉर्थ वेस्ट पे साबर पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, इधर जवाहरलाल नेहरू और भी जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं सब जो है इस प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। सब बताया जाता है पीजेंट रिफ्यूज टू रेवेन्यू, मतलब जिसका जैसे पीजेंट को रेवेन्यू देना तो छोड़ दिया, समझे। व्यापारी वर्ग जो है सो फ्री ट्रेड करने लगा, मतलब जो नियम है उसको तोड़ना। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यही था, नियम था जो नमक पे टैक्स देना, नमक नहीं बनाना है तो नमक बनाएंगे, इस तरह की बातें चलने लगी। अब लेकिन देखो अब इसमें क्या हो गया, जो गवर्नमेंट जो है सो भी ये तो लोगों का रिएक्शन था, गवर्नमेंट भी बहुत तरह से इसको रिएक्ट किया। लोगों को पकड़ करके ब्रीचुअली लगभग बताया जाता है 1 लाख लोग 100,000 पीपल्स इम्प्रिजन कर देंगे। पुलिस मतलब बच्चे महिला को भी नहीं छोड़ी, जो भी उसके रास्ते में मिल जाता उसको पीट देता था, जेल पकड़ लेता था, ये कंडीशन था। अब इस तरह जो गवर्नमेंट मतलब महात्मा गांधी बोले जो भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग इसको बेयर कर नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने तुरंत फिर 1932 में ये जो कंडीशन हो लगी, गवर्नमेंट की जो ब्रूचुअलिटी चलने लगी, निर्दयता क्रूरता से लोगों को जो बिहेव करने लगा, इस पर लोग भी रिएक्ट करते थे, लोग के साथ क्लैश हो जाती थी, झड़प हो जाती थी, लोग भी पुलिस पे लाठी चला देते थे या उस पर मतलब ये कर देते थे, आगजनी कर देते थे। गांधी जी फिर देखे जो मतलब उनका जो मूवमेंट है फिर ये भी हिंसात्मक हो रहा है, वायलेटिव हो रहा है, उन्होंने तुरंत 1932 में इसको कॉल्ड अप कर दिया। 1931 में है ना, और 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच में है ना एक पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट 1935 मार्च को हुआ, जिसमें इरविन गवर्नमेंट जो है इस डिसाइड कर ली तो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को उसने इम्प्रिजेंट किया है उसको छोड़ देगा। महात्मा गांधी भी राजी हो गए जो हम अपने मूवमेंट को वापस लेते हैं, और वो तैयार हो गए। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 1930 में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने विरोध किया, नहीं गई, और 1931 जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होना था उसमें गांधी जी जाने के लिए तैयार हुए, और इसमें गांधी जी दिसंबर 1931 में गए। लेकिन वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब लंदन गए गांधी जी दिसंबर 1931 में, तो कोई डिसीजन नहीं हुआ। वहाँ पे उनको निराशा डिसअपॉइंट हुए और खाली हाथ वापस आए। जब देश आए तो देखे जो गवर्नमेंट जो वायसराय ने इनसे वादा किया था कि भाई हम सभी पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ा। इवन जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, जितने भी उस समय लीडर्स हैं सब जेल में थे। यहाँ तक कि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, कांग्रेस को मतलब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था, मीटिंग पे प्रदर्शन पे बैंड लगा दी गई थी। गांधी जी सबसे मतलब ये हो गए, हतप्रभ हो गए, है ना, आश्चर्य हो ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने फिर से 1932 में फिर से जो है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। लेकिन मेन क्या होता है, जिस काम को एक बार आप शुरू कर दिए और उसको टारगेट बिना अचीव के उसको बीच में रोक देते हैं तो लोगों का फिर कॉन्फिडेंस जगमगा जाता है। तो सेकंड टाइम जो उन्होंने 1932 में फिर से चलाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकंड टाइम 1930 में चलाए थे तो बहुत स्पीड चला, लेकिन गांधी जी हिंसात्मक हो जाने के कारण उसको कॉल्ड अप कर लिया। फिर जो 1932 में लोग चलाए, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन भी वापस ले लिए, सिविल डिसोबीडियंस भी मूवमेंट वापस ले लिए। फिर उसके बाद जो चलाए तो लोगों को थोड़ा ये लगा कि नहीं, और जो भी लोग पहले भाग लिए थे मतलब लिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना तेजी से नहीं लिए। तो 1932 में ये फिर से शुरू हुआ, लगभग 1 साल 1.5 साल चल करके 1934 आते आते या सिविल डिसोबीडियंस अपने आप बंद हो। अब इसमें ये बताया जाएगा आपको जो चीज़ हम लगभग अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, आज थोड़ा टाइम अधिक हो रहा है ना। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे इसका क्या लिमिटेशन था, कौन लोग भाग लिए, किस तरह भाग लिए, है ना, किस तरह भाग लिए, है ना। जमींदार लिए तो वो क्यों भाग लिए, इंडस्ट्रीज लिए तो वो क्यों भाग लिए, है ना। कुछ लोग नहीं भाग लिए तो क्यों नहीं भाग लिए। अब जमींदार भाग लिए उनके लिए था जो भाई मतलब वो रेंट देना छोड़ दिए थे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में कानून को तोड़ना है तो कानून था रेंट देना।
तो रेंट देना छोड़ दिए, क्योंकि जो पाटीदार गुजरात के, है ना, उत्तर प्रदेश के जाट, ये लोग जो धनी मनी किसान थे, कमर्शियल क्रॉप्स करते थे, लेकिन उनका बिक ही नहीं रहा था। क्या बोले, 1926 से आते आते 1930 आते आते 1926 में शुरू हुआ डाउनफॉल होना कृषि के प्राइस में, और 1930 आते थे कृषि का प्राइस जीरो हो गया। अब जीरो मतलब क्या, कोई सामान ही नहीं उसका लेना है। तो और इधर गवर्नमेंट अड़ा हुआ है जिन्हें हमको रेवेन्यू दो, तो जमींदार सबको तो बड़े बड़े जमीन होते थे, तो उनके पास रेवेन्यू अधिक देना पड़ता था, उसके लिए कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करता था और उस पैसे बेच करके रेवेन्यू देता था। वो लोग उससे उन लोग के लिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब था, जो जब स्वराज आ जाएगा उन्हें रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, वो इसलिए पार्टिसिपेट किए थे। इधर जो छोटे किसान थे, जो बड़े बड़े जमींदार की खेती करते थे, तो जिस तरह अंग्रेज अड़ जाता था जिन्हें हमको रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो जब बड़े जमींदार भी छोटे किसान से अड़े रहते थे, आप हमको रेंट यानी जिसको हम लोग बोलते मनखा बटाई, वो आपको दो हमारा अनाज। तो छोटे किसान के लिए ये मतलब था जो भाई आप हमारा रेंट माफ कर दो। और कांग्रेस में अधिकतर जो लीडर थे जमींदार फैमिली से आते थे, और इस तरह छोटे किसान, अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस उसकी बातों को मान लेती है, किसानों के बात को गवर्नमेंट को कहती है नहीं आप मतलब सही में इसको कानून बना दीजिए कि वो अगर फसल नहीं हुआ तो रेंट नहीं देंगे, तो अपना ही नुकसान करता है, अपना ही लॉस करता है। तो कांग्रेस उसके बात को मानती थी, लेकिन खुले मन से नहीं। इधर इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडस्ट्रीज ग्रो हुआ था यहाँ पे, इंडस्ट्रीज का इनकम, क्योंकि इंग्लैंड से सामान आना बंद हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। याद है ना, 102 करोड़ का सामान आता था भारत में, जो कि 57 पे आके अटक गया। तो ये अब बोलेंगे सर ये सामान, तो भारतीय इंडस्ट्री जो इस सामान को प्रोवाइड करता था। इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट, तो 1920 में है ना, 1920 में IICC इंडियन इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IICC इंडियन इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1920 में की, है ना। और 1927 है ना, 1927 में FICCI FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, FICCI है ना, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, FICCI, इसकी स्थापना 1927 में की। इसमें मेन लीडर थे, मेन जो इसके इंडस्ट्रीज थे, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ये लोग मेन लीडर हुआ करते थे इंडस्ट्रीज में। इन लोगों ने मिल करके, क्योंकि गवर्नमेंट में ये लोग प्रेशर बनाना चाहते थे, जो भाई आप हमारे हमको फ्री मतलब जो ये बोले थे, जो पाउंड और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज है उसको मतलब रिवाइज कीजिए, जिससे इंपोर्ट बाहर से सामान आता है वो कम हो, इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए जिससे हम, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े जिससे बाहर का सामान यहाँ पे नहीं आए, हम अपने देश अपना सामान बेचें। हमको भी उसी तरह फैसिलिटी दी जिस तरह आप अपने ब्रिटिश कंपनी को देते हैं, ये विमान उनका था, वो इसलिए भाग लिए थे। इधर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर थे उनका था कि हमको अच्छा कंडीशन मिले काम करने का, है ना। जैसे कैसे हम समझ स्कूल में देखते हो AC लगा रहता है हर क्लास में, पढ़ाने में कितना मन लगता है, हाँ? अगर सर को बोले सर एक तो AC काम नहीं चलता, डबल AC लग जाता है, तो पढ़ाने में खूब मन लगता है, इसलिए तो टीचर घंटों घंटों बोलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंडीशन हो गया उस तरह। लेकिन फिर पता है कांग्रेस में अधिकतर लीडर जब लैंडलॉर्ड्स या इंडस्ट्रीज थे। अगर मान लीजिए कांग्रेस वर्कर की बातों को बढ़ाता है तो इंडस्ट्रीज लीडर, लेकिन गांधी जी जब फिर से दोबारा शुरू किए, कॉल्ड अप कर लिए, कोई डिसीजन नहीं मिला, तो दूसरी बार जो शुरू किया तो लोग उतना भाग नहीं हुए। ये सब लिमिटेशन था, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जो लिमिट्स, कौन कौन लोग भाग नहीं किए, ये हम लोग फिर कल के सेशन में इसको पढ़कर लेसन को कल कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगेन आई एम हियर विथ हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा, जो साल्ट रिवॉल्यूशन या साल्ट मूवमेंट या दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस, जो भी आप समझो, इस सारे चीज़ को मिला करके जो है सो एक ही नाम, इसमें गांधी जी आपको मैं जैसे बताया 31 जनवरी 1931 है ना। तो गांधी जी जो है सो इसको इरविन को एक लेटर दिया
है ना। गांधी जी इरविन को लेटर देते हैं 31 को, और उसमें 11 डिमांड रखते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साल्ट के बारे में वो कहते हैं कि भाई साल्ट जो है बनाने का राइट इंडियन को दीजिए। लेकिन इरविन जो है उनके बात को नहीं माना। उसमें महात्मा गांधी ये भी लिख दिए थे, यदि आप हमारी इस डिमांड को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाऊंगा। ठीक 11 मार्च का जो डेडलाइन था वो क्रॉस होने के बाद जब इरविन उस पर किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं लिया तो गांधी जी 78 वॉलंटियर के साथ अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी, जो कि 240 माइल लगभग 360 किलोमीटर दूरी 24 दिन तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर या 10 माइल चल करके वो यात्रा पूरी की। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहाँ पे साल्ट बना करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे ही शुरू हुआ जगह जगह लोग जो है सो मतलब प्रदर्शन, फिर वही बाइकआउट फॉरेन गुड्स का, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ उनको तोड़ना, ये सब। इवन हम लोग सोलापुर में जो है वहाँ पे मिल वर्कर जो थे सो मतलब विरोध किया। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, तो पुलिस जो है सो मतलब बहुत ब्रीचली रिएक्ट किया। जितने भी जो भी नेता था वो बताया जाता है 1 लाख लोगों को पकड़ लिया, जेल में कर दिया। इवन महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और इसके विरोध जैसे ही महात्मा गांधी के अरेस्ट के बारे में न्यूज़ आई तो सोलापुर महाराष्ट्र में है, वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे वो बहुत ही एग्रेसिव हो गए, और जो भी मतलब गवर्नमेंट बॉडी का सिंबल होता था, चाहे वो ऑफिस हो, थाना हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक, जो भी चीज़ था उस पर उन्होंने उसको मतलब लूटने खसोटने और उसको ध्वस्त करने में लगे, मतलब वायलेंट। महात्मा गांधी जब इस चीज़ का ये आया तो महात्मा गांधी, क्योंकि वो बार बार बता रहे थे उनका जो भी मूवमेंट होगा वो नॉन वायलेंस पर आधारित होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। तब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931, ठीक है ना, लगभग ये जो साल्ट या सिविल डिसोबीडियंस लगभग 1 साल 11 महीना का आसपास चला। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 को जो वही जो वायलेंटिक होने लगा, या पूछ सकता है जो किस कारण से मतलब सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी कॉल्ड ऑफ करिए तो लिखोगे when workers of the Solapur heard about the arrests या imprisonment of the Gandhi ji, then he became aggressive and started to attack the government symbols. ओके, ये सब बातें हो रही थी। तो गांधी जी ने देखा कि नहीं वायलेंटिक हो रहा है, उन्होंने कॉल्ड अप किया। और गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो उस समय वाइसरॉय था उसके बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग टू डैट गांधी जी ये कॉल्ड ऑफ करते और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट तो 1930 हो ही गया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो लंदन जाते थे। और इधर गवर्नमेंट जो है जितने भी इम्प्रिजमेंट लीडर्स थे सबको रिलीज करते। गांधी जी दिसंबर 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, सेकेंड गोल्ड याद रखिएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए। और वहाँ लंदन से लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, बहुत ही डिसअपॉइंट होकर के वो वापस आए। जब भारत वापस आए तो देखिए यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी ही है। इवन की मतलब जो लीडर तो जेल में थे वो तो थे ही, इवन कांग्रेस को इलीगल मीटिंग प्रोडेमोस्ट्रेशन सब पे बैन लगा दिया गया था। गांधी जी अगेन फिर से जो है 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, लेकिन यह उस स्पीड में नहीं चला जिसमें फर्स्ट स्टेप में चला था। और 1934 आते तक ये मतलब पूरी तरह से मतलब डाउनफॉल हो गया इसका। अब हम लोग आते हैं जो कैसे लोगों ने भाग लिया। तो देखो मतलब हर लोगों का, गांधी जी इसमें क्या था, नॉन कोऑपरेशन साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी के इस मूवमेंट को लोग अपने अपने तरीके से समझे। अब जैसे जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ही रिच किसान होते थे उस समय के, और गुजरात के पाटीदार, ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स ज़्यादा करते थे। अब गुजरात में कॉटन है ना,
पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंडिगो ये सब ग्रो करते थे, क्योंकि ये खेती कर करके इसे बेच करके कैश अर्न करते और वही रेवेन्यू के रूप में देते थे। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि 1926 से लेकर के 1930 के बीच में कृषि का क्रॉप धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया और 1930 आते आते कृषि क्रॉप जो है तो जीरो में आ गया, यानी कृषि के क्रॉप्स का कोई भी दाम नहीं था। अब जमींदार लोग ये चाहते थे कि उनको गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दे, क्योंकि उनके सामान जब बिक नहीं रहे तो कहाँ से देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू लेने में रिजिड थी। तो जमींदारों का जो रिवोल्ट में या इस सिविल डिसोबीडियंस में भाग लेने का मतलब था जो टैक्स रेवेन्यू नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे जो उसमें छोटे किसान जो थे वह जमींदारों से तंग थे, क्योंकि जिस प्रकार अंग्रेज जमींदारों को रेवेन्यू लेने से मतलब माफ़ी नहीं दे रहा था, उसी प्रकार जमींदार भी छोटे किसान को अपना रेंट भाड़ा, जैसे हमने को था, अब जैसे आप बहुत बड़े जमींदार है, मैं आपका खेत करता हूँ तो मैं आपको अनाज जो आपके हमारे और आपके बीच में जो नेगोशिएशन होगा वो अनाज आपको मैं दूंगा, लेकिन अगर फसल नहीं हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई साहब, मालिक, जमींदार साहब, हम फसल नहीं हुआ कहाँ से देंगे। तब ठीक है, आपको एक मतलब इंसानियत के नाते भी समझना चाहिए कि भाई सही में अरे ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाई कर लोगे तो भाई हुआ नहीं हुआ, या बोलोगे ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही दे दीजिए अगले साल, लेकिन जमींदार ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो उनके लिए ये मतलब था जो नहीं भाई हमें जो है सो मतलब रेंट चाहिए। छोटे किसान से जमींदार एट एनी रेट जो है रेंट लेते ही थे। तो छोटे किसान इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस में कांग्रेस का साथ नहीं दिए थे, क्योंकि कांग्रेस में अधिकतर जो लीडर्स थे वो जानते थे जो कौन थे, जमींदार थे। अब आते हैं यहाँ पे बिजनेस क्लास के लोग जो थे, तो जैसे देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 1914 से लेकर 1920 के बीच में जो भारत के जो इंडस्ट्रीज थे, तो युद्ध में चूंकि इंग्लैंड शामिल था तो हम लोग ऐसे भी देखे गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाए, बहुत सारे लोगों का लोग विदेशी सामान को बॉयकॉट किया, अब देश में बने सामान लोग खरीदने लगे। इससे भारतीय उद्योग को एक अच्छा चांस मिला ग्रो होने का। जब भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट मुनाफा कमा करके थोड़ा उनकी स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत हो गया, तब वो लोग गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे, तो अब वे भी उस लेवल में आ गए हैं, उन्हें भी उनकी कंपनी को भी ऑर्डर दिया जाए बाहर सामान बेचने का। ठीक है, ये सारी बातें बीच में ये सब हो रही थी, कोई दिक्कत। अब आते हैं तो ये जमीन इस कारण से मतलब अपने डिमांड को मजबूत बनाने के लिए जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट यूनियन था, जो भी इंडस्ट्रियल थे, उसने एक यूनियन बनाया। उस यूनियन का नाम लिखाया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई। और एक और संस्थापना फिक्की, और ये संस्था अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है, नहीं बंद नहीं हुई, अभी तक ये संस्था है फिक्की और इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस आज भी है। ये इंडियन IICC की स्थापना, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का स्थापना 1920 याद रखिए, ठीक है। और फिक्की जो था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन फिक्की FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन कमर्शियल चैम्बर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियलिस्ट, इसकी स्थापना 1927 में, है ना। इसमें उस समय के जो मेन इंडस्ट्रीज थे GD बिरला, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये बहुत बड़े उस समय के इंडस्ट्री, उन लोगों के सहयोग से यूनियन बना है। और उन लोगों ने, है ना, सिविल डिसोबीडियंस में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, इवन कि कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। ठीक है, मतलब उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट था, जो गवर्नमेंट उन्हें जो है सो व्यापार में सो रियायत दी। उनके लिए था जो गवर्नमेंट जो बाहर से सामान मंगाती है वो बनाना बंद कर दे और हम जो सामान मंगाते हैं उसको बेचने का देश में ये दे। पाउंड और स्टर्लिंग और रुपीज का जो एक्सचेंज है इस तरह किया जाए जिससे इम्पोर्टेंट कमे, इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान आता है वो कमे। इन लोग का ये डिमांड ये था, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या था पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उसके लिए गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे मतलब उनको व्यापार करने में छूट दे, ठीक है ना। पाउंड और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज है रुपीज में उसको मतलब एडजस्ट करे, डिवाइड करे, जिससे इंपोर्ट ऐसा बनाए जिससे इंपोर्ट कमे, मतलब बाहर से सामान आना कम हो जाए, ठीक है ना। मतलब महंगा हो जाएगा सामान तो नहीं लोग खरीदेगा,
ठीक है, इस तरह, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इसको फोल्ड अप कर लिए, तो इंडस्ट्रीज जो है सो मतलब उनका कोई डिमांड पूरा भी नहीं हुआ, तो इंडस्ट्रीज को थोड़ा ये हुए, और उन लोगों ने उसके बाद से अपने स्तर से प्रयास करने का, दे वर एप्रीहेंसिव द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट, है ना। इधर देश में मतलब जो है उस समय बहुत सारे रेडिकल लीडर्स, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थोड़ा रिजिड, रेडिकल, थोड़ा आतंक डरा करके गवर्नमेंट को आजाद, तो उन लोग के मतलब ये था कि भाई इस तरह की जो बातें होंगी तो मतलब इसे तो बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हर कुछ शांत रहे, वातावरण, एनवायरमेंट सब कुछ शांत रहे। आज क्या है, एक मतलब एक एनवायरमेंट में के कारण ऐसा एनवायरमेंट बना हुआ है जो बिना आतंक, बिना चोरी, बिना डकैती का लोग डरा हुआ है, और सब कुछ बंद है, चलता रहता है। तो ये इंडस्ट्रीज को ये सब थोड़ा ये लग रहा था भाई, जो धीरे धीरे जो मतलब रेडिकल लीडर सब, रिवोल्यूशनरी सब जो आगे बढ़ रहे थे, उससे देश में एक अशांति का माहौल फैल रहा था। इधर इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे वह ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर बता रहा हूँ, जो मतलब कांग्रेस में अधिकतर जो हाई पोस्ट था, बड़े बड़े लीडर थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं चाहेंगे वर्कर की डिमांड, जो उनका डिमांड, भाई देखिए काम तो करेंगे तो पैसा तो दे ही रहा था, लेकिन वर्कर का तो भाई जब हम जितना मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, है ना, उसके अनुसार हमें पैसा मिले, हमें अच्छे कंडीशन मिले। तो चूंकि ये तो देश के लोग थे, इंडस्ट्रीज कोई बाहर के नहीं थे, तो वर्कर का था भाई हमें तो इंडस्ट्री अपने देश के लोग ही नहीं अच्छा डेवलप करते हैं, तो हम क्यों इनका साथ दें। उन लेके था जो इंडस्ट्री से जब नई गवर्नमेंट आएगी, ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें हमें अच्छा वेतन, अच्छा कंडीशन मिलेगा काम होने का, उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस का ये मूवमेंट था। अब देखिए, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। हाँ, इसमें महिलाएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इससे पहले कांग्रेस मतलब महिलाएं इतनी एक्टिविस्ट नहीं थी, है ना, वो भी महिलाएं बड़े फैमिली की, है ना, बड़े बड़े फैमिली की महिलाएं जो हैं सो पार्टिसिपेट में भाग ली थी। वैसे कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहती थी जो महिलाएं घर से बाहर निकले और इतने इस तरह के ये हुए। इसलिए कांग्रेस में देखोगे मतलब शुरू में एनी बेसेंट भी 1916 में ऐसी कुछ हुई, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, अलग बात है, वो भी बहुत प्रयास से, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिख दिया है जो इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन द रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ द पोजिशन ऑफ द वुमेन वाज विजुअलाइज। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन, है ना। गांधी जी क्लियर देख के बता रहे हैं यह महिलाओं की ड्यूटी है जो लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, है ना, चूल्हा चौका का देखभाल करना, अच्छी माँ बनना और अच्छी पत्नी बनना। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है महिलाओं के प्रति। इसीलिए वो नहीं चाहते जो महिलाएं बढ़ चढ़ करके जो है ना, अभी भी गौ समाज में कहता है अच्छा आप घर का काम देखिए ना, हम बाहर क्या होता हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था, तो मतलब वैसे महिला भाग ली थी, लेकिन कांग्रेस के लीडर ये नहीं चाहते थे कि महिला इतनी एक्टिविस्ट हो, कांग्रेस के मीटिंग में आए, वो उसके साथ बैठे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये है जो फर्स्ट टाइम फीचर पूछ सकता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जो इसमें एक फीचर ये था जो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ली, भाग ली। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। अब आते हैं अनटचेबल, बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी बोले कि जब तक अनटचेबल भारत में, है ना, बहुत ही सक्रिय नहीं होंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तब तक भारत को सैकड़ों वर्षों तक आज़ाद नहीं किया जा सकता। और इसके लिए महात्मा गांधी, जिसको दलित बोला जाता था, डिप्रेस्ड क्लास, उसको हरिजन बोलने लगे। और इवन महात्मा गांधी कांग्रेस के लीडर से, जो कांग्रेस के लीडर जो प्रायः उस समय के मतलब हाई उच्च जाति वर्ग के लोग होते थे, हाई क्लास के लोग होते थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई आप जो दलित हैं, जो हरिजन जिसको गांधी जी के द्वारा बोला गया फर्स्ट में, उन्हीं के द्वारा हरिजन, है ना, वैष्णव जन तो वो जन नर करके जो पीर पर आए जाने दो, है ना, पर दुखे उपकार
करे जो मन अभिमान न लाए, ये उनका गीत था। मतलब ये सब उसके बाद गांधी जी इवेंट मतलब हरिजन की इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए खुद उन्होंने टॉयलेट ये सब साफ किया करने का किया और लोगों को कांग्रेस में ये बताया कि नहीं आप उनको पब्लिक प्लेस पे, टेम्पल में, वेल पे जाने का परमिशन दीजिए, उनको कांग्रेस में आने का परमिशन दीजिए। उन्होंने कांग्रेस में ये अपील की बार बार। लेकिन इधर जो कुछ जो दलित लीडर्स थे जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नाम दिया गया, शेड्यूल कास्ट, उनके जो कुछ लीडर थे वो उनका सोच था कि नहीं हमें अपने ही चीज़ को, खैर वो सोच बहुत ही अच्छा था, ये भी बात भी निर्विवाद है। अगर हमें डेवलप होना है तो हमें अपने को ही बुलंद करना होगा, खुद ही पर बुलंद इतना जो हर रजा से पहले खुदा तुमसे पूछे ए बताए बंदे तेरी रजा क्या है। तो ये उनका सोच था जो नहीं हमें अपने आप को ये करना है। इसीलिए अंबेडकर जो है ना डिप्रेस्ड एसोसिएशन बनाया 1920 में, है ना। और वो लोग था कि अगर हम मजबूत होंगे, हमारा एसोसिएशन मजबूत होगा तो हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, गवर्नमेंट हमारी मांग मानेगी, है ना। इसके लिए अंबेडकर है ना अलग इलेक्ट्रोड का डिमांड किया। आपको याद होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्लैश हो गया था, डिस्कशन हो गया था इसी मुद्दे पर, और इसी मुद्दे पर कोई डिसीजन नहीं आया। अंबेडकर जो है सो अलग इलेक्ट्रोड मांगा और ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश की चाल तोड़ने की, तुरंत अंबेडकर की बात को मान लिया। तब जाकर के गांधी जी उस समय वार्धा जेल में थे गांधी जी, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब जाकर के गांधी और अंबेडकर का पैक्ट हुआ, है ना, 1932 में पूना पैक्ट, सितंबर 1932, याद रखिएगा सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, यानी गांधी और अंबेडकर के बीच में। ये पूना पैक्ट गांधी बोला सर अपने देश का नेता, बोले ना जो ब्रिटिश बोला हम क्यों, हम कौन होते हैं, आप ही का आदमी मांगा है हमने उसको अलाउ कर दिया। तो गांधी बोले ठीक है आप अलाउ कर दिया तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। अंबेडकर गवर्नमेंट जो है ना अंबेडकर पर प्रेशर बनाए कि भाई आपको तो क्या करना पड़ेगा, अगर गांधी को कुछ हो जाएगा, आमरण अनशन बैठ गया तो हो गया, हम ही नहीं रहेंगे कर, इतना लोगों में आक्रोश हो गया तो लोग आक्रोश को नहीं झेल पाएंगे। अंबेडकर को गांधी के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ा और दोनों सितंबर 1932 में गांधी जी भी मतलब ये हुए ठीक है आपको सीट चाहिए तो रिजर्व सीट लीजिए, लेकिन अलग इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कैंडिडेट्स भी शेड्यूल कास्ट का ही होगा या हरिजन का या दलित का ही होगा और वोटिंग भी वही करेंगे। तो गांधी जी बोले ये तो मतलब देश को इंटीग्रेशन का उनका जो टारगेट है उसी को तोड़ देगा ये। तो गांधी बोले नहीं ठीक आपको सीट रिजर्व चाहिए जो अभी भी है, लेकिन वोटिंग जनरल होगा, वोटिंग में सब वोटिंग करेंगे। अंबेडकर यही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट बोला गया इसको, जो 19 सितंबर 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है ना। इस तरह हमने देखा जो मतलब जो ये डिप्रेस क्लास के लोग भी थे सिविल डिसोबीडियंस में उतना भाग नहीं लिए, उतना बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिए। अब आगे कहते हैं यहाँ पे सम ऑफ द, अब देखिए मुस्लिम है ना, कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम भी अलूप रहा है ना, तो बात तो निश्चित है। मैं चूँकि यहाँ पे लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, सॉरी यूट्यूब पे है, हो सकता है कहीं भी जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ है ना, ठीक है बहुत अच्छे विद्वान सब कुछ है मुस्लिम में, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो एक चीज़ है ना, जो पैगंबर ही सब कुछ है ना, ऐसा नहीं होता है। अरे वो पैगंबर था, उन्होंने मैसेज दिया और किसी के द्वारा दिया गया मैसेज फाइनल और लास्ट नहीं होता है। ऐसा होता तब तो हो गया, दुनिया में चेंजिंग ही नहीं होती, दुनिया में चेंजिंग ही नहीं होती, समझे। तो यहाँ पे धर्म मुस्लिम का ये था, मुस्लिम बार बार ये कह रहा था जो नहीं हमें भी अलग, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखिए मैं फिर बता देता हूँ, political organization India will also liquidate there the response of civil disobedience, non-cooperation Khilafat movement, a large section of the Muslims felt alienated from the Congress 1920s। तो मतलब कांग्रेस से मतलब ये तो लग रहा था जो मतलब ये था ना, कांग्रेस में जो क्या बताया, कांग्रेस में उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे उस पार्टी में अधिकतर उच्च वर्ग के लोग थे, सनातनी थे,
यानी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू थे। तो मतलब मुस्लिम को यह हमेशा डर लगा रहा था जो कांग्रेस में इतना प्रभावी लोगों का है, जो अगर हम इसमें मिले रहेंगे तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। और इवन कांग्रेस के ही कुछ संस्था, कांग्रेस के अंदर के लीडर्स ही एक हिंदू सभा भी बनाया हुआ था जिसमें उनकी चलती थी। लेकिन ओवरऑल फिर भी महात्मा गांधी के प्रयास से मतलब मुस्लिम है ना, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity। और इसके लिए 1928 में इसके लिए बताया जाता है 1928 में 1927 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में ये हुआ कि नहीं भाई हम लोग मिल बैठ करके एक ऐसा रास्ता निकालें, क्योंकि मुस्लिम जितना भी मुस्लिम लीडर ये कहते थे, जब इलेक्शन होता था काउंसिल ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन में, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी कांग्रेस जीता जाती थी और मुस्लिम लीग हार जाता था। तो मतलब मुस्लिम लीडर को ये डरने लगने लगा जो हमारा इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। और कांग्रेस में जो उस समय अधिक ऐसे लोग थे, देखिए हाँ, आज मुस्लिम के बड़े बड़े नेता सब बोलते हैं कि नहीं मुस्लिम बेवकूफ कहेगा, उस समय तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस ही नहीं था। हाँ, मतलब उसको इतना डरने लगा। तो मतलब वो मुस्लिम अलग से, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लगा, लेकिन हमको भी सेपरेट, जैसे अंबेडकर बोला। तो अब यह होने लगा। तो गांधी सोचे अगर ये गवर्नमेंट को अपील कर देगा कि यहाँ पे क्या है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तुरंत मान लेगा। तो दोनों के बीच में जो है से निगोशिएशन 1928 में 1927 में लगा, जो बात बन जाएगी, दोनों में समझौता हो जाएगा और फिर दोनों साथ मिलकर के इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ेंगे। लेकिन 1928 में जब इसी बात पे मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए काउंसिल में कहाँ पे कौन इतना मतलब मुस्लिम का, ये मुस्लिम लीग का डिमांड था, तो बंगाल पंजाब में अधिकतर मुस्लिम वाला क्षेत्र है, उसमें उसको अधिक से अधिक सीट दिया जाता था, अधिक से अधिक सीट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस कहती कि भाई इलेक्शन होता है, जीतता हम है, सीट कैसे आपको दे दें, आपको सीट कैसे दे दें, आपकी अधिक संख्या इस कारण से। तो फिर भी कांग्रेस बोला चलिए भाई सब देश को लेकर चला है। लेकिन 1928 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग भी आए और ये मतलब तय होना था। लेकिन उसमें हिंदू महासभा के M.R. जायेकर, उन्होंने पूरी तरह से विरोध कर दिया कि नहीं, एक भी सीट नहीं देंगे मुस्लिम लीग को, रहना है साथ रहे, नहीं रहना है नहीं रहे, एकदम फैक्ट बोला है ना। तो उसमें क्या हो गया, ये बातें खत्म हो गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग बाद में इतना मतलब डिमांड करने लगा पाकिस्तान पर। और हमारे लीडर्स जो है, अरे भले ही 10 वर्ष बाद और इलेक्शन हमको बाद आज़ादी मिलता, लेकिन नासूर नहीं लड़ा था। हमने अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज अगर नाखून था तो नाखून तो हमने काट के अलग कर दिया, लेकिन नासूर रह गया। आप जानते होंगे नाखून आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नासूर आपको बार बार दर्द देगा, वही नासूर रह गया, जिस नासूर को आज लोग झेल रहे थे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना। अनटचेबल अपने लिए लड़ रहे थे, जमींदार अपने लिए लड़ रहे थे, छोटे किसान अपने लिए लड़ रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने डिमांड के लिए, मतलब लेकिन गांधी जी का ये टारगेट भाई आप आज़ादी के लिए लड़ो, लेकिन उसको कोई समझने की तैयारी नहीं होता। अब हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। लेकिन देखो ये सब जो बातें हो रही थी, लोग आपस में मिलजुल रहे थे, है ना, लड़ भी रहे थे कई बार, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान भी कई बार हिंदू मुस्लिम क्लैश हुआ। मुस्लिम को इसी ने लगा हिंदू मुस्लिम क्लैश हुआ। अब चूंकि कांग्रेस में अधिकतर लोग जो थे हिंदू महासभा के सदस्य थे, और जो कोई क्लैश होता तो उस लीडर जाते तो मुस्लिम बंदा भाई वहाँ पे चला गया, हमारे यहाँ नहीं है, अरे भाई ये सब चीज़ होता था। तो खैर, लेकिन इसी क्लैश के दौरान में लोगों को कुछ न कुछ लगा कि हमें कुछ कॉमन है। इसके लिए लोग जो उस समय के जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, अमितनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नटेशा शास्त्री, ये लोग क्या कॉमन है इसके बारे में तो मेन क्या होता है, तो लोग मिलने जुलने लगे। तब होता है ना, अरे आपके यहाँ क्या है, ये कैसे होता है, कैसे होता है, अरे इस तरह का तो हम लोग इधर भी होता है।
तो लोग अरे तो ये तो भले ही क्षेत्र अलग है, हम तमिल है, बंगाली है, लेकिन मतलब कॉमन चीज़ होता है। तो जैसे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी 1870 में, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत माता का फिगर बना, इमेज 1870 में। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर 1905 में, याद रखना 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी भारत माता का फिगर बनाया। इसमें भारत माता के फिगर के साथ बहुत सारे कुछ समय सिंबल है ना, लोटस, बहुत सारे कॉमन, मतलब आप देखोगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने मैगजीन में उनका जो फिगर है उसमें जितने भी धर्म के जो प्रतीक है, मस्जिद, टेम्पल्स, सब उसमें दिया, मतलब क्या हम एक है ये दिखाने के लिए। तो मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी फिर वंदे मातरम लिखा, जिसको बाद में उनके द्वारा लिखे गए आनंद मठ में जोड़ दिया गया। और ये वंदे मातरम सॉन्ग मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के दौरान बहुत बार गाया गया, बार बार लोग वंदे मातरम गाते थे, है ना। आज देखो, जब जिस गीत को हमने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के में गाया है ना, आज हमारे देश के जो कुछ महान लीडर सब हैं, वंदे मातरम ये सेकुलरिज्म को ध्वस्त करता है, तो संविधान के ढांचे को तोड़ देगा वंदे मातरम गाने में। अरे देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हाँ, देश बड़ा है। मतलब ये देखो, हम आप जो है ना ये करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी वो तो विद्वान थे, उन्होंने ही नहीं सोचा होगा हिंदू मुस्लिम करके, उन्होंने तो लिखा। हाँ, उसमें तो देश का जो फीचर है, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हाँ, सुफलाम सुंदर फल, सुजलाम सुंदर जल, हाँ, और उसको लोग वंदे मातरम वाह। अरे माँ तुझे सलाम वंदे मातरम, यही ना हुआ, दोनों बराबर ही हुआ ना। माँ तुझे सलाम नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो क्या हो गया? तो लोग का सोच क्या है? आज के नेता कहता हम लोग 21वीं सदी में जोते हैं, नेट युग में जोते हैं, हाँ? हम लोग मतलब एकदम मॉडर्न युग में, ये सब रूढ़िवादी नहीं है। ये रूढ़िवादी नहीं तो क्या हुआ? वंदे मातरम कहने से क्या होगा? हम अल्लाह का नाराज हो जाएगा, ऐसा अल्लाह को तो बल्ला बना देंगे ठीक हाथ में। हम टीवी पर बनाते मोबाइल पे, बहुत ज़्यादा जाएगा, सुनेगा, लोग सुनेगा, फिर भी बोलते हैं। वंदे मातरम कहने से अगर हमारा अल्लाह राम नाराज होगा तो राम जाओ गाम, अल्लाह जाओ भल्ला, ये कोई तरीका हो? तो देखिए 1870s में याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत माता का सबसे पहले फिगर बनाए। फिर उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, जिसको उन्होंने आनंद मठ जो उनका नोबेल था उसी में जोड़ा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली जो बैलेट लोक कथा हो ना, उसको जोड़ा, कंपाइल किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री, ठीक है ना। इस तरह हम लोगों ने देखा जो ये मूवमेंट जो है सो बहुत कुछ लाया देश में। मतलब देखो, हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो बहुत कुछ निगेटिव आया तो बहुत कुछ पॉजिटिव आया। देखो लोग जब देखे, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो गया, देश यूनाइट हुआ। लोगों में आया कि नहीं भाई, हम में कुछ ना कुछ कॉमन है, भले ही हम प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, ट्विन प्राइम हो, जो कुछ हो, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है, हम नेचुरल नंबर है। एक तो निश्चित है, तो नेचुरल हम मतलब ठीक है, अंगाली बंगाली फंगाली मंगाली पंजाबी अंजाबी बिहारी है ना, जो भी हो, तमिल, लेकिन हम एक तो चीज़ है, भारतीय है, हमारा कल्चर एक है। हाँ, हम पोंगल ओनम जो भी मनाते हैं, पोंगल भी हार्वेस्ट पसंद है, मकर संक्रांति भी हार्वेस्ट पसंद है, मतलब फेस्टिवल है, और बैसाखी भी हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, थैंक यू। इस तरह हम लोगों ने इस लेसन को देखा। आप लोगों को इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, 2-3 डेट याद रखिएगा, इसमें अभी जो बताया 1905 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता का फिगर जो आपकी किताब में दिया हुआ है। इस तरह कई बार महात्मा गांधी के ये सब भी बहुत सारे लोग उस समय के प्रयास किए। नटेशा शास्त्री मद्रास में बैलेट, लोकल जो कथा होता है ना, लोकल किस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, उसको कंपाइल करने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय राम।